ये बात उस समय की है जब मैंने बीकॉम अंतिम वर्ष में था। अप्रैल का अंतिम हफ्ता चल रहा था और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ख़त्म हो चली थीं। खुशी इस बात की नहीं थी कि मेरी परीक्षाएं ख़त्म होने वाली थीं, बल्कि खुशी इस बात की थी कि कुछ दिनों बाद ही 6 मई को मेरे बड़े भाई की बेटी हुई थी। जिस दिन उसका जन्म हुआ, भैया की पदोन्नति उसी दिन हुई थी। घर में खुशी का माहौल था। सभी लक्ष्मी का अवतार मान रहे थे उसे। हमारे गांव से हमारी चाची आई थी। मेरी भतीजी को 2-2 दीदियों का प्यार मिल रहा था। मेरी मम्मी नवजात शिशु की देखरेख करती तो चाची पूरे घर का काम संभालती। रसोई घर से लेकर साफ सफाई की जिम्मेदारी चाची की ही थी। मैं भी पूरे दिन अपनी नन्ही सी परी को लाड़ प्यार करता रहता था। नए मेहमान के आने के बाद मानो वक्त का पता ही नहीं लग रहा था कि कैसे गुजर रहा था। जब हमारी गुड़िया 1 महीने की हो गई तो चाची ने मम्मी से कहा, दीदी, यहाँ आप लोगों के साथ रहते रहते वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं लगा। वहाँ गांव में तो एक दिन भी काटना बड़ा मुश्किल हो रहा था और रातें तो जैसे काटने को दौड़ती थीं। लेकिन अब गांव में भी कुछ दिनों बाद धान की फसल करवानी है। छोटू के पापा वहाँ अकेले होंगे। अब मुझे लगता है कि मेरे वहाँ जाने का उचित समय आ गया है। मेरी मम्मी बोली, ठीक है, जैसा आप कहिए, कल ही आपकी टिकट करवा दूंगी। यह सुनकर चाची के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो बोली, दीदी, मैं सोच रही थी कि जब गांव से इतनी दूर देहरादून आ गई हूँ तो क्यों ना आपके मायके कुछ दिन रुक कर इधर उधर निकल जाऊँ, क्योंकि उतनी दूर से फिर आना हो नहीं पाता है। मम्मी ने बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुना और बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन देवर जी तो गांव में हैं, आप जाएंगी कैसे? चाची बोली, मैं सोच रही थी कि राजू की परीक्षाएं भी ख़त्म हो चली हैं, क्यों ना इसके साथ घूम लूँ। मैं वही खड़ा सारी बातें सुन रहा था और मन ही मन में बहुत उत्साहित था, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के मायके यानी अपने नाना गांव बहुत बार गया था। चाची के मायके लेकिन मैं कभी नहीं गया था। छोटू यानी चाची का बेटा हमेशा छुट्टियों में वहाँ जाता रहता था और मैं अपने नाना गांव चले जाता था। इस बार बहुत अच्छा मौका मिला था। मैं माँ के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मेरी माँ किसी सोच में डूब गई थी और उस सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी। तब चाची ने दोबारा कहा, क्या हुआ दीदी, किस सोच में पड़ गए? मम्मी ने गंभीर मुद्रा में जवाब दिया, ले जाइए, लेकिन जल्दी ही से भेज दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी एक इंसान हमेशा चाहिए, क्योंकि इसके पापा को ड्यूटी से आने में शाम हो जाती है। कम से कम ये घर में रहेगा तो कुछ ज़रूरी सामान की ज़रूरत हो तो उसे पूरी करेगा। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैंने उसी दिन एक्सप्रेस में तत्काल में 2 टिकट करवा लिए थे, वो भी कल के। ट्रेन दिन में 1:30 बजे देहरादून से खुलते हुए कानपुर होते हुए इलाहाबाद तक जाती थी। कानपुर पहुंचने का समय सुबह 4 बजे ही था। मैं रात को कपड़े प्रेस करने के बाद अपना बैग ले जाकर कमरे में रखने ही जा रहा था कि मैंने देखा माँ थोड़ी परेशान सी थी। थोड़ी देर में वो कमरे में पापा के पास बात करने गई। मैं भी अपने कमरे में बैग रखने चल पड़ा। तभी पिताजी की तेज आवाज़ सुनकर मैं वहीं दरवाजे पर रुक गया। पागल हो क्या? 21वीं शताब्दी में होकर ऐसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं होगा उसे, वो अब कोई छोटा बच्चा नहीं है, अपने भले बुरे की समझ रखता है, पिताजी ने तेज आवाज़ में कहा था। मम्मी घबरा गई और चिंतित स्वर में कहा, लेकिन है तो बच्चा ही ना, उन रहस्यमय शक्तियों के सामने वो क्या कर पाएगा? पिताजी ने कहा, अरे मैं सब जानता हूँ, लेकिन वह सब पुरानी बातें हैं। जब से नरकटियागंज वाले गुरुजी ने घर को रक्षा मूत्र में बांधा है, तब से कोई भी घटनाएं घटित नहीं हुई हैं। तभी अचानक पिताजी की नज़रें मुझ पर पड़ी और बोले, कौन है वहाँ? अंदर आ जाओ। मेरी ये सब बातें समझ से परे थी, लेकिन उनकी बातों से मुझे कुछ अनहोनी का अंदेशा लगा था। मैंने चुपचाप अपने बैग को रखा और कमरे के बाहर चला आया। मैंने उस वक्त उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि किसे पता था कि आगे चलकर वही सबसे बड़ी भूल बनेगी मेरी। हम लोग वक्त से रेलवे स्टेशन आ गए
और लिंक एक्सप्रेस पकड़कर कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। चाची का मायका वहां से 20 किलोमीटर दूर कानपुर और विजयनगर के बीच पनकी नामक जगह पड़ता था। वैसे पनकी भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन वो बहुत छोटा सा स्टेशन है जहाँ इक्का दुक्का एक्सप्रेस गाड़ी रुकती थी। लिंक एक्सप्रेस वहाँ नहीं रुकती थी, इसलिए हमें कानपुर ही उतरना पड़ा था। वहाँ ऑटो वाले से बात की तो वो 180 रुपये में तैयार हो गया। कानपुर एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ की आबादी अच्छी खासी थी। हम लोग लगभग 40 मिनट में पनकी पहुँच गए। ऑटो से उतरते ही मैंने काले गेट के बगल में तख्ती पर पड़ा समरू राम। मुझे नाना जी का नाम आज तक नहीं पता था। मैंने ऑटो से सामान उतारा और चाची के पीछे पीछे हो लिया। घड़ी में सुबह के 5 बजे का वक्त हो रहा था। नानी और नाना जी आज बहुत खुश थे। वो लोग सुबह 4 बजे से उठकर हम लोगों की राह तक रहे थे। पहला कारण ये था कि चाची बहुत समय बाद मायके आई थी, और दूसरा ये कि मैं पहली बार वहाँ आया था। मेरी आवभगत किसी शहजादे जैसी हो रही थी। मुझे उन लोगों के प्यार में बिल्कुल भी अपनापन सा महसूस हो रहा था। मैंने चाय पी और फटाफट फ्रेश होकर नहाने चला गया, क्योंकि मेरी आदत हमेशा रही है कि मैं अक्सर नहाने के बाद ही नाश्ता करता हूँ। नाश्ता इतना लजीज था कि विश्वास करना मुश्किल था कि नानी 82 साल की आयु में इतना अच्छा कैसे बना सकती हैं। वो कहते हैं ना कि अगर बनाने वाला दिल से कुछ भी बनाए तो भगवान भी खुद उसकी मदद करते हैं। नानी एक टकटकी लगाकर मुझे खाते हुए देख रही थी और उनके आंखों में आंसू भी झलक रहे थे। आंसू झलकने के मुख्य कारण ये थे कि पहले मामा जी और मामी जी अपने बेटे और बेटी के साथ यहाँ आते थे, परंतु मामी के झगड़ालू स्वभाव होने के कारण एक दिन बहस इतनी परवान पर चढ़ी कि मामी अपने बच्चों और मामा को बोरिया बिस्तर सहित अपने मायके विजयनगर में ही शिफ्ट हो गई थी, और तब से एक बार भी यहाँ चक्कर नहीं लगाया। सुबह से सारा खाना मेरे मन मुताबिक ही बन रहा था। यात्रा की वजह से मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। इसकी वजह वहाँ की गर्मी भी हो सकती थी। कूलर के पास लेटते ही पता ही नहीं लगा कि मुझे कब नींद आ गई। मैं शाम को 7 बजे उठा और फिर स्नैक्स और चाय ने मुझे फुर्ती लगा दी। चाय पीने के बाद मैं छत पर टहलने चला गया। छत पर जाते ही मैं इधर उधर मुआवना करना शुरू कर दिया। घर से लगभग 20 फीट की दूरी पर ही रेलवे लाइन जा रही थी और पटरी के दूसरी तरफ एक घना जंगल था। वहाँ से कोयल की मधुर ध्वनि आ रही थी जो मन को मोह ले रही थी। सूर्य की किरण भी डूबते डूबते अपनी लालिमा बिखेर रही थी। मैं थोड़ी देर में नीचे आ गया और नाना तथा नानी ने मुझसे चित परिचित अंदाज में मेरे और मेरे करियर के बारे में विचार परामर्श करा, जैसे कि आगे क्या पढ़ना चाहते हो और किस क्षेत्र में रुचि है तुम्हारी। बातों का सिलसिला चलता रहा। फिर थोड़ी देर में डिनर के न्योते ने, जो कि नानी की तरफ से आया था, उसने हमें बुलाया। आज सोमवार का दिन था। खाने में जब मैंने देखा तो गर्मा गर्म खीर पूड़ियाँ बनी थी, तो अपने आप में ही मैं खाने से खुद को रोक ना सका और 4 दाल भरी पूड़ियाँ पेल गया। खीर के स्वाद ने तो माँ की याद दिला दी। डिनर करने के बाद मैं उस कमरे में सोने चला गया जिस रूम में कभी मामा सोया करते थे। सुबह जल्दी उठकर मैं स्नान करने के बाद नाना के साथ कानपुर का चिड़ियाघर, जिसे अजायबगर भी कहते हैं, वो देखने गया। अजायबगर पनकी से बहुत दूर था, इसलिए हमें आने में दोपहर हो गई थी। शाम को जब डिनर में मैंने बटर चिकन देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया। चाची को पता था कि मुझे बटर चिकन बेहद पसंद है। शायद उन्होंने ही नानी जी से कहकर चिकन मंगवाया होगा और नानी के साथ मिलकर बनाया होगा। लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही मैंने मुर्गे की टांग को उठाकर उसका स्वाद लेना चाहा, छत पर लगातार धम धम की आवाज़ आई। हम सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। वो इसलिए कि नाना और नानी के साथ और कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था, तो इस वक्त छत पर कौन हो सकता है। मैं यही सोच रहा था। आवाज़ें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मैंने जैसे ही मुर्गे की थाली में रखकर छत पर जाकर देखना चाहा, तो नानी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और बोली,
बेटा तुम खाओ, आजकल गर्मी बहुत है ना, तो गर्मी की वजह से कभी छत से ऐसी प्रे आवाज़ आती रहती हैं। उनके ऐसा कहते ही वास्तव में वो आवाज़ें जो थोड़ी देर पहले आ रही थी अचानक से बंद हो गईं। मैं कुछ ना कह पाया क्योंकि मेरे सामने लजीज चिकन पड़ा था जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मैंने सब छोड़कर फिर से जैसे ही मुर्गे की टांग चखने के लिए उठाई थी कि फिर से छत पर धम धम की आवाज़, जिसने मेरा चिकन से ध्यान तोड़कर छत की तरफ कर दिया। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ थी। ऐसा लग रहा था कि छत पर 2 लोग से ज़्यादा थे और छत पर कोई नाच रहा है। एक बार फिर मैंने थाली में चिकन का टुकड़ा रखकर छत पर जाने का निर्णय लिया। इस बार जैसे ही उठा तो नाना जी चीख पड़े, अरे बेटा, इस तरह खाना खाते समय अन्न के सामने से नहीं उठते। अन्न का अपमान होता है और अन्न देवता नाराज़ हो जाते हैं। रुको, मैं देख कर आता हूँ। ये कहकर वो जीने के सहारे छत पर चले गए। मुझे घोर अचरज हुआ क्योंकि जैसे ही नाना छत पर गए आवाज़ फिर से बंद हो गई। लेकिन नाना जैसे ही छत से नीचे आते ही वही दमदम की आवाज़ें फिर से शुरू हो गई। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। चाची ने नाना को रोक लिया कि अब बार बार ऊपर ना जाइए क्योंकि सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। उन सभी का ध्यान मुझ पर केंद्रित था कि किसी तरह मुझे छत पर ना जाने दिया जाए। लेकिन मेरी आश्चर्य की सीमा हद तब पार कर गई जब मैंने देखा कि जैसे ही मेरा खाना खाना समाप्त हुआ वैसे ही आवाज़ें पूरी तरह बंद हो गई थीं। मुझे लगा कि हो सकता है नाना जी सही कह रहे हो कि अत्यधिक गर्मी की वजह से छत रात में चटकने जैसी आवाज़ करती है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में डर के भाव भी पैदा हो रहे थे कि अगर गर्मी की वजह से आवाज़ होती तो नाना जी जब छत पर गए तो आवाज़ यानी क्यों बंद हो जाती है। बिस्तर पर लेटे लेटे स्थान इस घटना के मंथन में मैं लगा हुआ था। मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। सोचते सोचते घड़ी के रात में 2 बज गए। उन सवालों में उलझे उलझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब चाची उस कमरे में आई जहाँ मैं सोया हुआ था और आकर जब खिड़की से पर्दों को एक तरफ सिरकाया तब तेज़ धूप मेरी आंखों पर पड़ी और मेरी नींद खुल गई। मैं उठकर बिस्तर पर बैठकर अंगड़ाई ले ही रहा था, तभी चाची बोली, बेटा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, हम सभी लोग मंदिर चल रहे हैं घूमने के लिए। थोड़ी देर में मैं भी तैयार होकर उनके सामने प्रस्तुत था। हम लोग पनकी के सिद्ध ब्रजी हनुमान जी के मंदिर गए जो कि इस इलाके का सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। मंगलवार होने की वजह से मंदिर में बजरंगबली के दर्शन के लिए बहुत लंबी लंबी कतार लगी हुई थी। लेकिन नाना जी की जान पहचान पंडित जी के साथ होने की वजह से हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा और बाबा जी के दर्शन हो गए। हम लोग दर्शन करके वापस पनकी में नाना के घर आ गए। शाम ढलते ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे पिछली रात की घटना याद आ गई। मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं ये भी सोच रहा था कि यदि कल जैसी घटना फिर हुई तो मैं अगले दिन ही देहरादून के लिए रवाना हो जाऊंगा। थोड़ी देर में डिनर करने का वक्त हुआ। मैं डिनर करने के लिए बैठा था और नानी और चाची मुझे और नाना को खाना परोस रही थी। चाची ने जब देखा कि नानी भी खाना परोस रही हैं तो चाची बोली, मम्मी आप बैठो ना, मेरे रहते आप क्यों तकलीफ़ कर रही हो। चाची की बात सुनकर नानी पहले मुस्कुराई, फिर बोली, बेटी पहली बार तो मेरा नाती यहाँ आया है, क्या मैं अपनी नाती को दुलार भी नहीं कर सकती। उनके इस जवाब को चाची काट ना सकी और मंद मंद मुस्कुरा गई। जब मेरी नज़र थाली में स्वादिष्ट व्यंजनों पर पड़ी तो मन प्रसन्नता से फूट पड़ा। आज खाने में कश्मीरी पुलाव और तड़के की दाल थी जो कि मुझे अत्यंत प्रिय थी। तड़के के छोकों ने जहाँ भूख और बढ़ा दी थी तो दूसरी तरफ कश्मीरी पुलाव की सुगंध ने होश खाने पर मजबूर कर दिया था। खाना खाने पर पता चला कि खाने से जैसी खूबसूरत सुगंध आ रही थी, खाना उससे भी कहीं बेहतर था। मैं खाने में इस तरह खो गया कि मुझे कल रात वाली घटना का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। मैंने आज ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया था, इसलिए खाने के बाद सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन जैसे ही बिस्तर पर आया तो मुझे ख्याल आया कि कल वाली घटना आज क्यों नहीं हुई। आज खाना खाते वक्त धम धम की आवाज़ क्यों नहीं आई। हम लोग आज मंदिर गए थे, कहीं उसकी वजह से तो नहीं। इस तरह के अजीब अजीब सवाल
मेरे दिल में घर करने लगे। मैंने सोचा कि सही तो है, अगर आज आवाज़ नहीं आई तो, नहीं तो मुझे जल्दी यहाँ से निकलना पड़ जाता। अभी तो मैं कानपुर ढंग से घुमा भी नहीं था। मैंने मन ही मन बजरंगबली का शुक्रिया किया और चादर तार कर सो गया। अगली सुबह बारिश शुरू हुई और शाम तक लगातार बारिश ही होती रही, जिसकी वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पाए। शाम को चाय और पकौड़े के बाद हम चारों ने मिलकर लूडो खेला। नाना अक्सर मामा के दोनों बच्चों के साथ शाम को खेला करते थे। मैंने वहाँ आकर उन लोगों की यादें ताज़ा कर दी थी। मैं भी उन लोगों के साथ काफ़ी घुल मिल गया था। मुझे भी बहुत भार आता उनका साथ। लूडो खेलने के बाद नाना सब्जी वगैरह लेने सब्जी बाज़ार की तरफ चले गए और मैं नानी के साथ गोलगप्पे में लग गया था। रात के 9 बज रहे थे। रात को खाने का वक्त हो चला था। हम चारों लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। मेरे मन में उत्सुकता बढ़ रही थी कि आज खाने में क्या होगा। जैसे ही चाची ने मुझे खाना परोसा, मैं हमेशा की तरह खुश हो उठा, क्योंकि आज चिकन दम मसाला बना हुआ था। चिकन दम मसाला बनाने में चाची की टक्कर का कोई था ही नहीं। चिकन दम मसाला को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाया कि धम धम ऐसी आवाज़ें आने लगी। अचानक फिर से इस तरह की हरकतों से सभी लोग सहम गए। कुछ देर तक हम लोग बिल्कुल भी शांत रहे। चुप्पी तोड़ते हुए मैंने कहा, नाना जी, आखिर ये माजरा क्या है? कोई कुछ बताता क्यों नहीं? नाना बोले, बेटा तुम खाओ, इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दो। मैं बोला, नहीं नाना जी, अब नहीं। या तो आप बताओ, नहीं तो मैं खुद छत पर जाकर देख रहा हूँ। ये कहते ही मैं झटके से कुर्सी छोड़कर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। आज मुझे मामले की तह तक जाना था। नाना जी आज मेरे सामने वाले कुर्सी पर बैठे थे। जब तक वो मेरा हाथ पकड़ते तब तक मैं फुर्ती से छत की तरफ चल पड़ा। सभी खुले मुंह से मेरी तरफ ध्यान से देख रहे थे। मैं जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा, छत का नज़ारा देखते ही मेरे होश उड़ गए। मेरे पाँव अपनी ज़मीन पर जमे से रह गए। मेरी आंखों पर विश्वास होना मुश्किल हो रहा था मुझे। मैं डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। मैं चीख मारकर वहीं गिर पड़ा। मेरे गिरते ही सभी छत पर दौड़ चले आए। मुझे संभालते हुए वो लोग नीचे कमरे में लेकर आए। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो लोग मेरे इस हालत को देखकर परेशान हो गए। उन लोगों ने मुझे वहाँ बिस्तर पर लिटा दिया और मेरे साथ नानी को वहीं रुकने को कह दिया। नाना उस कमरे से बाहर आ गए और चाची भी उनके पीछे पीछे हो चली। मैं कुछ करने की हालत में नहीं था, लेकिन मेरे कानों में नाना और चाची की बातें चल रही थी। इसको जब तक मैं रोकता तब तक ये छत पर चला गया था। अब मैं इसको क्या कहूँगा और देहरादून क्या जवाब दूंगा? नाना घबराए घबराए स्वर में चाची से बोल रहे थे। उनकी बातों को सुनकर चाची बोली, पिताजी लेकिन ऐसा होना तो बंद हो गया था ना, फिर अचानक कुछ दिनों से कैसे शुरू हो गया? नाना जी ने जवाब दिया, जब से नरकटियागंज वाले नेपाली गुरुजी ने इस घर में पूजा हवन करने के बाद रक्षा सूत्र बांधा था, तब से तो कोई भी इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। पता नहीं अचानक पिछले 3 दिनों से फिर से क्यों शुरू हो गई। उनकी बातों को सुनकर चाची ने कहा, क्या कहा आपने? घटना बंद होने के बाद इतने सालों बाद फिर से शुरू हो जाएगी, कैसे? नाना ने कहा, हाँ बेटी, उस दिन के बाद अब सीधे परसों ही हुआ है। चाची ने बोला, पिताजी क्यों ना फिर से नेपाल के नटकरियागंज वाले गुरुजी से बात की जाए, हो ना हो वो ज़रूर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। नाना जी थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उनसे कहने लगे, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं अभी उन्हें फ़ोन लगाता हूँ। ये कहकर नाना जी ने अपना मोबाइल निकाला और गुरुजी को फ़ोन लगा दिया। थोड़ी देर में ही उनको फ़ोन लग गया और गुरुजी ने फ़ोन उठा लिया। कोटि कोटि नमन गुरुजी। आयुष्मान भव बेटा, कहो कैसे याद किया? नाना जी ने पूरी घटना गुरुजी को विस्तार से बता दिया। गुरुजी ने पूरी बात सुनने के बाद उनको कहा, चिंता मत करो बेटा, वो किसी जजमान के ग्रह दोष निवारण के लिए लखनऊ ही आए हुए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ का काम आज पूरा हो गया है,
वह कल सुबह ही वहाँ आ जाएंगे। लखनऊ से कानपुर की दूरी मात्र 62 किलोमीटर की थी, जो कि 1.25 घंटे में ही आसानी से पहुँच जा सकता था। सुबह 8 बजे ही गुरुजी घर पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचकर वो पूजा स्थल पर बैठकर दोनों आंखों को बंद करके गहन ध्यान में लग गए। हम सभी उनका ध्यान टूटने का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद वो पूजा स्थल से उठे और मुझे गंगाजल देते हुए कहा कि इसे पूरे घर में छिड़को और इसे छत भी निहाल कर दो। मैंने पूरे घर में छिड़क दिया, लेकिन छत पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने बचे हुए गंगाजल को पूजा वाले कमरे में रखा और गुरुजी के पास आकर खड़ा हो गया। गुरुजी के मुख पर गजब का तेज था। उनके माथे पर लाल तिलक सुर्ख लाल था, जो कि उनके व्यक्तित्व पर फब रहा था। उन्होंने सफ़ेद रंग की धोती पहनी हुई थी और शरीर के ऊपरी हिस्से पर जनेऊ धारण की हुई थी। गुरुजी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, देखिए, घबराने वाली बात नहीं है, मैं सारे संकटों को दूर कर दूंगा। नाना बोले, गुरुजी, पिछली बार जब ऐसी घटना हुई थी तब तो आपने घर को रक्षा सूत्र से बांध दिया था, तो फिर ये दोबारा कैसे घटित हुआ? गुरुजी ने कहा, इस घटना के दोबारा होने के पीछे ये लड़का ही जिम्मेदार है। गुरुजी की इस कथन से सभी को चौंक पड़ा। मैं तो बिल्कुल ही घबरा गया था। मेरी बोलती बंद हो गई। मेरे बिना कुछ किए ही मुझ पर इन सारी घटनाओं का इल्ज़ाम लग गया था। ये क्या कह रहे हैं? ये भला इस घटना के पीछे जिम्मेदार कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा इसने क्या किया? गुरुजी ने नाना जी की बात सुनने के बाद बड़ी धीरज और शांत स्वभाव में उत्तर दिया, मैं शुरू से बताता हूँ, तभी आपके समझ में आएगा। बात इन दोनों की है। जब मुझे आप लोगों ने पिछली बार बुलाया था, उस समय भी यही घटना हुई थी। तब मैंने यहाँ विधिवत पूजा पाठ करके इस घर को रक्षा सूत्र से बांध दिया था। ये सब तो हमें पता है, लेकिन आपने ये भी तो कहा था कि ऐसी घटना फिर नहीं होगी। गुरुजी की बातों को बीच में काटते हुए चाची बोली, मैंने बिल्कुल ही ऐसा कहा था। मैं कहाँ मुकर रहा हूँ, लेकिन मैंने साथ साथ आप सभी को हिदायत दी थी। क्या आप लोगों को याद है? मुझे लगता है समय के साथ साथ आप भूल गए हैं। गुरुजी इतना कहते ही एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और नानी की तरफ देखने लगे। नानी बोली, कैसी हिदायत गुरुजी? कृपया अपनी बातों पर प्रकाश डालिए। मैंने आप लोगों को उस वक्त 2 बातें कही थी। पहली बात ये थी कि इस घर में वास्तु दोष है। इस घर का प्रवेश द्वार दक्षिण की तरफ है, जो कि वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा यमराज और कुबेर का प्रवेश द्वार होता है। कुबेर जी की कृपा से धन की कमी तो नहीं रहेगी, लेकिन ये दिशा यमराज के आने के कारण इस घर के लोगों के स्वास्थ्य पर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। मैंने आप लोगों को हिदायत दी थी कि इस घर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की तरफ करने को, परंतु पूर्व दिशा की तरफ करने से समस्या का समाधान नहीं होता। आप लोगों की सामाजिक समस्या और बढ़ जाती, क्योंकि पूर्व दिशा में कुछ फुट की दूरी पर रेलवे की पटरियां होकर निकलती हैं, इसलिए उधर आवागमन के लिए उचित नहीं रह पाता और वो कॉलोनी का पिछला हिस्सा पड़ता है, इसलिए उधर करने का कोई सूत्र या चैत्य नहीं रहता। इसलिए मैंने इस घर को हवन और मंत्रों से शुद्ध करके इसको रक्षा सूत्र से बांध दिया था। रक्षा सूत्र बांधने के बाद मैंने आप सभी को दूसरी हिदायत दी थी कि इस घर में भी कभी भी कोई मांस और मदिरे का प्रयोग नहीं करेगा, अन्यथा इसके भयंकर परिणाम भुगतने को तैयार रहना। गुरुजी के मुख से ये सुनते ही हम सभी लोगों के तोते उड़ गए। नाना और नानी को अपने भूल का एहसास हुआ। ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया था, बल्कि वे लोग पुत्र और नाती के मोह में गुरुजी की दूसरी हिदायत को भूल गए थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोले, आपके पुत्र और पुत्रवधू का इस घर को छोड़कर जाने की वजह भी यही है कि आपके पुत्र को हर संपाहत में मदिरा और मांस चाहिए होता था। आप दोनों ने उस दिन पूजा के बाद कभी ऐसी तामसिक चीज़ों को घर में लाने से साफ साफ मना कर दिया था। जब एक दिन घर में आपकी बहू बिना आपकी आज्ञा के मुर्गे का मांस पका रही थी, तो उसके दुर्गंध से आपकी धर्मपत्नी को पता चल गया और घर में कोहराम मच गया। आपका बेटा सत्यदेव उस दिन कहीं बाहर से पीकर आया था। अपने ही माँ से क्रोधित स्वर में चीख चीख कर ऊंची आवाज़ में बातें कर रहा था। अपनी पत्नी की आंखों में आप आंसू ना देख सका और गुस्से में अपने आपा खो दिया और सबके सामने अपने पुत्र को
एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया था। अगली सुबह ही वो अपने बीवी बच्चों के साथ ससुराल विजयनगर चला गया था, जो कि आज तक लौट कर नहीं आया। अब उन पुराने जख्मों को रोकने से कोई फ़ायदा नहीं गुरुजी। आज उसे हुए हुए लगभग 14 वर्ष हो चुके हैं। बची कुछ ज़िंदगी हम भी वनवास की तरह अकेले गुजारते हैं। कृपया करके एक बार फिर से हमें जंगल से मुक्ति दिलवा दीजिए। ये कहकर नाना ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया और गुरुजी की तरफ अधीर भाव से देखने लगे। देखो, इसका बस एकमात्र उपाय है। हम कुछ भी करने को तैयार हैं गुरुजी, बस आप बताइए हमें क्या करना होगा। नाना मन में पक्का इरादा करके बोले। मैं काफ़ी देर से ये सभी बातें सुन रहा था, मुझसे रहा ना गया और मैं बोल पड़ा। गुरुजी वह सब तो ठीक है, लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आई कि ये छत पर दमदम की आवाज़ क्यों करते हैं। बेटे, ये दमदम की आवाज़ ऐसे नहीं होती है। तुमने गौर किया होगा कि जिस दिन इस घर में मांस या मदिरा पी जाती है, वो उसी दिन इस तरह का उत्पात मचाते हैं। और हाँ, वो धम की आवाज़ ऐसे ही नहीं आ रही, उनके पीछे भी कारण है। कारण? भला इसके पीछे क्या कारण है गुरुजी? वो नाचते हैं। मैं बोला, नाचते? भला इसमें नाच करने की क्या बात है? इस घर में मांस आने की खुशी में वो नृत्य करते हैं, क्योंकि जैसे ही इस घर में चिकन आता है उनकी निंद्रा टूट जाती है, जिसको मैंने अपने रक्षा सूत्र से बांधा था। वे प्रेत जश्न मनाते हैं कि उनके ऊपर अब कोई भी किसी तरह का बंधन नहीं है जो उनको रोक सके। लेकिन मैंने तो उस दिन छत पर 4 कंकालों को देखा था, जो कि बहुत भयानक दिख रहे थे। उनके शरीर पर कहीं भी मांस का टुकड़ा नहीं था, बहुत ही खूंखार और डरावने दिख रहे थे। बेटा, उन नन कंकालों से ही उनकी मुक्ति के राज भी इसी घर से जुड़े हैं। इस घर के दक्षिण हिस्से में जहाँ तुम्हारे मामा का कमरा है, ठीक उसी कमरे में जिस कमरे में जमीन के अंदर 4 नन कंकालों के शरीर पड़े हुए हैं। ये घर कभी इसी परिवार का हुआ करता था। वर्षों पहले यहाँ के भूमिहारों ने इस ज़मीन को हथिया लिया और जिसका ये घर था, उनके घर रात के अंधेरे में घुसकर उस परिवार का गला रेत दिया और रातों रात वही ज़मीन के अंदर गहरी खुदाई करके दफना दिया। और इस घर को अपने कब्जे में करके तुम्हारे नाना के पिताजी स्वयं राजेश कोठरी को मोटी रकम में बेच दिया था। मैं बोला, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप जो कह रहे हो वो एकदम सच है। गुरुजी शालीनता के साथ मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैंने सालों भगवान की तपस्या और ध्यान करके कुछ सिद्धियां प्राप्त की हैं, जिसके फलस्वरूप मैं अलौकिक शक्तियों को परास्त करके समाधान ढूंढता हूँ। यदि तुम्हें तब भी विश्वास नहीं, तो कल जब उस कमरे की खुदाई होगी तब खुद देख लेना। गुरुजी, मेरा आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस उत्सुकतावश ये सवाल पूछ रहा था आपसे। गुरुजी मेरा तो सुनकर मुस्कुरा दिए और कल उस कमरे की खुदाई हुई और 4 मजदूर और पूजा की सारी विधि को पूर्ण करने के लिए सारे सामग्री का बंदोबस्त करने को कहा गया। मैं पूरी रात नहीं सो पाया था। सारी रात इसी बेचैनी में निकाल दिया था कि सुबह होगी तो क्या क्या होगा। मैंने पूरी रात करवट बदल बदल के गुजार दी। अगली सुबह मैं उठा, तब मैंने देखा कि गुरुजी बरामदे में हवन कर रहे थे और मामा के कमरे में खुदाई का काम जारी था। लगभग पौन घंटे की मेहनत के बाद मजदूरों ने 4 नरकंकाल निकाले। नरकंकाल को देखते ही मैं चौंक गया। मुझे गुरुजी की कल की बातें याद आ गईं। गुरुजी का भी हवन और पूजा खत्म हो चुका था। वो भी उस जगह पर पहुँचे और उन्होंने मुझे बताया कि जो नरकंकाल का समूह निकला है उसमें एक कंकाल नर का है और दूसरा मादा का है, जो कि पति और पत्नी थे। बाकी के 2 नरकंकाल इनके मासूम बच्चों के ही थे। ये देखकर मेरी आत्मा काँप गई कि कैसे कोई किसी की पराई धनपति संपत्ति के लिए मासूमों का भी खून कर सकता था। मैं उस घटना के अगले दिन ही देहरादून आ गया था। मेरे देहरादून आते ही चाची का फ़ोन आया था कि मामा को अपनी उस दिन के बर्ताव पर पछतावा था और वो अपने परिवार के साथ वहाँ नाना और नानी के साथ रहने आ गए थे। आज उस घटना को लगभग 18 वर्ष हो चले हैं, लेकिन उस दिन के बाद ना तो कोई अप्रिय घटना घटित हुई और ना
मैं कभी वापस वहाँ पर दोबारा जाने की हिम्मत कर पाया। लेकिन आज भी उस घटना के बाद मेरे मन में जब भी उस घटना के बारे में कुछ चलता है तो मैं नीचे से ऊपर तक सिहर उठता हूँ। नेहा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पढ़ने लिखने में तेज और अन्य कार्यों में भी सबसे आगे रहती थी। सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम हो या कोई सामाजिक कार्य, सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। स्वभाव की भोली थी और सब पर आसानी से विश्वास करने वाली। नेहा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी आने वाली ज़िंदगी के कुछ दिन बेहद कष्ट भरे और दहशत से भरपूर होने वाले हैं। इंसान जैसा स्वयं होता है उसी नज़र से वो बाकी संसार को देखता है। अच्छा इंसान सब में अच्छा ही देखता है और वहीं बुरा इंसान औरों की बुराइयां तलाशने में लगा रहता है। नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह घुमा कर रख दिया। नेहा देखने में बेहद सुंदर थी, इसलिए कॉलेज में उसके पीछे पड़ने वाले लड़के की संख्या कम नहीं थी। राहुल उन्हीं में से एक था। वो नेहा की खूबसूरती से उसकी तरफ आकर्षित हो चला था और नेहा से भी यही उम्मीद करता था कि वो भी उसके प्रेम निवेदन को स्वीकार कर ले। पर नेहा अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीर थी। पहले वो अपने सभी गोल्स अचीव करना चाहती थी और इसलिए रोज़ नियम से क्लास अटेंड करना, लाइब्रेरी जाकर बुक्स पढ़ना, नोट्स बनाना, यही उसका दिनचर्या हुआ करता था। उसने राहुल को कई बार साफ साफ बोल दिया था कि वो किसी बुलावे में ना रहे, वो उसके नज़दीक कभी नहीं आएगी। कॉलेज की पिकनिक ट्रिप होने जा रही थी। सभी लोग उस ट्रिप को लेकर काफ़ी उत्सुक थे। नेहा भी अपनी सहेलियों के जोर देने पर पिकनिक जाने को तैयार हो गई। नियमित दिन पर सभी लोग बस में बैठकर चल पड़े। पूरी बस में खुशी का माहौल था। अंताक्षरी और पहेलियों के दौर चल रहे थे। सभी स्टूडेंट बहुत खुश थे, पर राहुल की नज़र सिर्फ नेहा पर थी। वो बस में एक कोने में चुपचाप बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। पिकनिक स्टॉप भी आ गया। वो एक पुराना प्रसिद्ध किला था जो देखने में बहुत ही सुंदर और विशाल था। लेकिन जहाँ एक तरफ वो किला अपनी अपनी खूबसूरत कारीगरी और विशालता के लिए प्रसिद्ध था, वहीं दूसरी तरफ उस किले के बारे में कहा जाता था कि वो एक हॉन्टेड किला है। और अगर स्थानीय लोगों की बात मानी जाए तो एक पूर्णतः सत्य घटना थी। ये सत्य घटना किले की प्राचीनता को लेकर तो नहीं थी, पर इसी सदी में उस किले में कुछ ऐसा घटा था जो अपने आप में बहुत दर्दनाक और डरावना था। कहते हैं कि उस किले में कुएं में एक लड़के ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से ही वो कुआं कुछ बातों को लेकर बदनाम था। किला आते ही सभी लोग बस से उतर कर इधर उधर देखने लगे। किले के अंदर विशाल प्रांगण में पिकनिक के लिए ज़रूरी तैयारियां होने लगी। सभी लोग मस्ती मजाक करते हुए इधर उधर टहल रहे थे। किले की खूबसूरती ने नेहा को बहुत प्रभावित किया। वो चारों तरफ घूम घूम कर उसकी अनंत सुंदरता और घटाओं का दर्शन कर रही थी। अपने कैमरे में उसे कैद कर रही थी। खाना वगैरह खा पी कर उनका कॉलेज ग्रुप किले के अन्य भाग में घूम रहा था। लेकिन राहुल को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने कुछ खुराफाती दोस्तों के साथ अकेला ही टहल रहा था। उसका मन नेहा में ही लगा हुआ था। नेहा भी अपनी सहेलियों के साथ किले के अन्य दूसरे हिस्सों में टहल रही थी। किले के अंदर ही एक चाय पानी की स्टॉल थी। राहुल वहीं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और भी कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। उनमें से एक बहुत बुजुर्ग से दिखने वाले बाबा एक तरफ बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र अपनी सहेलियों के साथ घूमती हुई नेहा पर पड़ी तो वे एकटक उसे देखते रह गए, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे हों। अचानक से वो बड़बड़ाने लगे, असंभव, ये नहीं हो सकता, ये मैं क्या देख रहा हूँ, वही नाक नक्श, वही चेहरा, नहीं, ये नहीं हो सकता। कहते हुए वो बुरी तरह भयभीत हो गए। उनको इस तरह घोर आश्चर्य में देख राहुल और अन्य दूसरे लोग उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे। तभी चाय वाले ने उन बूढ़े बाबा से पूछा, क्या हुआ बाबा, ऐसे क्या देख लिया?
और क्या क्या नहीं हो सकता? उस चाय वाले की बात सुनकर बाबा और भी गंभीर होकर नेहा की तरफ देखते रह गए, जैसे नेहा को जानते हो। उन्होंने अपने बूढ़े कांपते हाथों से नेहा की तरफ उंगली उठाकर इशारा किया। राहुल ये सब देख रहा था। बाबा ने जब नेहा की तरफ इशारा किया तो राहुल से रहा नहीं गया। वो उनके मज़े लेते हुए उनसे पूछने लगा, क्या हुआ बब्बा? उस लड़की को देखकर अचानक से आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? आपके हाव भाव तो करण अर्जुन फिल्म के स्टेशन मास्टर की तरह हो गए, जो शाहरुख खान को देखकर आगे फाड़ने लगता है। क्या आप उसे जानते हो? बूढ़े बाबा अपनी धुन में बोले जा रहे थे। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये वही लड़की है, बिल्कुल वही, वही चित्रा। इतने सालों बाद यहाँ यहाँ खींची चली आई है। आखिर जरूर कुछ अनहोनी घटित होने वाली है। बाबा की बात सुनकर राहुल से अब रहा नहीं गया। वो उनसे जोर देकर पूछने लगा, आखिर बात क्या है बाबा जी? अकेले हैरान होते रहोगे या हमें भी मौका दोगे हैरान होने का? राहुल अपने दोस्तों की तरफ आंखें मरते हुए बोला, वो लड़की देख रहे हो? वो शालिनी है, शालिनी। बरसों पहले यहाँ आई थी अपने प्रेमी के साथ। अब तो राहुल से रहा नहीं गया। अरे बाबा, कौन सी गोली खाकर बैठे हो? उस लड़की को मैं जानता हूँ, मेरे साथ ही पढ़ती है। उसका नाम शालिनी नहीं, नेहा है। क्यों खामखा फिल्मी सीन क्रिएट कर रहे हो? राहुल हंसते हुए बोला, हो ही नहीं सकता। ये वही है शालिनी, मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन भी ऐसा ही माहौल था, लोग किला घूम रहे थे। ये लड़की भी एक लड़के के साथ यहाँ आई थी। मैं स्वयं यहाँ मौजूद था। सब कुछ, हाँ सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये वही है। बाबा की आंखों में एक अलग ही चमक थी, पर राहुल उनकी खिल्ली उड़ाए जा रहा था। ये देख चाय वाला राहुल से बोला, नहीं साहब, यदि ये बोल रहे हैं तो कोई बात ज़रूर है, क्योंकि ये यहाँ के सबसे पुराने लोगों में से एक हैं और लगभग रोज़ ही कई सालों से यहाँ आ रहे हैं। एक बात और कहें साहब, जो मनुष्य घटना कभी यहाँ घटी थी उसके एकमात्र चश्मदीद गवाह यही हैं। चाय वाला पूरे विश्वास से बोला, तो फिर हमें भी सुनाओ वो कहानी। राहुल उत्सुकता से बोला, बाबा बताना शुरू करते हैं। मेरे बच्चों, ये मेरी आंखों देखी वो हकीकत है जो अनहोनी बनकर उस प्रेमी जोड़े पर ऐसे गुजरी कि वो भयंकर हादसा हो गया। मैं ना जाने कितने सालों से यहीं पास में रहता हूँ और रोज़ किले में आकर कुछ देर बैठता हूँ। बात उसी साल की है जब शोले फिल्म आई थी, यानी 1975 की। और मुझे इसलिए याद है कि उस दिन 15 अगस्त का दिन था और मैंने शोले फिल्म का पहला ही शो देखा था और यहाँ आकर अपने दोस्तों से उसकी कहानी बता रहा था। तभी एक प्रेमी जोड़ा किला घूमने आया। मैं उस आंखों देखी घटना को आज तक नहीं भूला। उन दोनों का नाम आज भी मुझे याद है। लड़के का नाम था सोनू और लड़की का नाम था शालिनी। और देखकर ही लगता था कि वो लड़का और लड़की एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। जब यहाँ किले में उस लड़के ने अपने प्यार का इजहार उस लड़की से किया तो वो लड़की बहुत नाराज़ हुई, यहाँ तक कि उसने उस लड़के को थप्पड़ तक मार दिया। बहुत बहस हुई दोनों में। तब मैंने उन दोनों को समझाया भी था। उन लोगों ने मुझसे खूब बात की, अपने बारे में सब बताया। सोनू ने शालिनी से बेहद प्यार करता था, इतना कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। सोनू थोड़ा सनकी लड़का था। उसे शालिनी से प्यार का इजहार करने के लिए एक बार अपने खून से उसके पत्र भी लिखा था। दीवानगी की हद पार करना चाहता था, पर शालिनी सोनू से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। उसने साफ साफ मना कर दिया। सोनू गुस्से में आकर शालिनी को धमकी देने लगा कि यदि वो नहीं मानी तो वो उस कुएं में कूदकर जान दे देगा। पर शालिनी उसकी बात सुने बिना पलटकर वापस जाने लगी। उस लड़के ने आओ देखा ना दाओ दौड़ लगाकर सीधा उस अंधेरे कुएं में गिर गया। इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी कि अचानक से वो लड़का ऐसा कर लेगा। शालिनी को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो देखकर अवाक रह गई। उसके पाँव वही जड़ गए, आवाज़ हलक में अटक गई। उसे अपनी आंखों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। सोनू इतनी जल्दी बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठा लेगा, इसकी कल्पना उस लड़की ने तो सोची भी नहीं थी। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा हो गई।
सभी अंदर झांक कर देखने लगे, लेकिन वो कुआं इतना गहरा और अंधकार में था कि किसी की भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं हुई। शालिनी ने यह सब देखकर घबरा के वहाँ से आ गई। तब से ही उस लड़के के अतृप्त आत्मा इस कुएं में भटक रही है। अमावस्या को इस कुएं से रोने की आवाज़ भी कई लोगों ने अपने कानों से सुनी है। अब तो कोई भी उस कुएं के पास तक नहीं जाता। इतने सालों के बाद वो लड़की दोबारा यहाँ आई है। ये शालिनी नहीं है, ये मैं मान ही नहीं सकता। ये शालिनी ही है, उसका पुनर्जन्म। बाबा की बातें राहुल बड़े गौर से सुन रहा था, पर उसे इन आत्माओं भूतों की बातों पर यकीन नहीं होता था। उसने पूरी बात सुनकर भी मजाक करते हुए अपने दोनों दोस्तों से कहा, मतलब ये लड़की केवल इसी जन्म में नहीं बल्कि पिछले जन्म में भी बहुत घमंडी थी। राहुल आंखों को नचाते हुए अपने दोस्तों से बोला, लेकिन वो बाबा बड़े गौर से सिर्फ नेहा को ही देखे जा रहा था। उनको अपनी आंखों पर अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था। उधर नेहा घूमते घूमते उस कुएं के पास पहुंच जाती है और उत्सुकतावश उस कुएं में झांक कर देखती है, पर वो कुआं बहुत अंधकारमय था। अंदर कुछ भी देख पाना संभव नहीं था। नेहा एक पत्थर उठाकर उसमें फेंकती है। पत्थर भी कितना नीचे जाकर गिरा कुछ पता नहीं चला। तभी एकदम जैसे कोई तेज़ हवा का झोंका अचानक ऊपर आया और नेहा से टकरा गया। नेहा बुरी तरह पछाड़ खाकर पीछे की तरफ भागती गई। उसे कुछ समझ नहीं आता ये क्या हुआ। बस हवा में दो भयंकर आंखों की आकृतियाँ भी उसे अचानक दिखी थीं। वो काफ़ी डर गई और तेज़ी से वहाँ से भाग गई। वो घबराते हुए बस में चुपचाप आकर बैठ गई, पर उसे अंदर से पता नहीं कैसा लग रहा था। पूरे बस में वो खामोशी डरी सहमी बैठी थी और घर आकर सीधे अपने कमरे में चली गई। नेहा की माता रानी को लगा कि शायद थक गई होगी, इसलिए सीधा सोने चली गई है। उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नेहा कमरे में आकर सर से पांव तक चादर ओढ़कर लेट गई। उसके सामने वही दृश्य घूम रहा था। हवा में वो दो भयंकर आंखें जो तेजी से कुएं से आकर बाहर आ गईं और उससे आ टकराईं। यही सोचते सोचते उसकी पता नहीं कब नींद लग गई। रात को 12 या 1 बजे के बीच उसकी आंखें खुल गईं, क्योंकि उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की हो। अभी वह इस बात का अंदाज़ा लगा ही रही थी कि उसे वहम हुआ है या फिर सचमुच किसी ने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की है। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उसके कमरे की छत पर टहल रहा है, क्योंकि उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ें स्पष्ट महसूस हो रही थीं। रात के इस वक्त छत पर कौन हो सकता है, ये बात उसके दिमाग में कौंध रही थी। अब उसे थोड़ा डर लग रहा था। दूसरे कमरे में उसके पापा और माँ सोए हुए थे। उसने सोचा क्यों उनको बेवजह जगाया जाए। ये सोचते हुए वो बिस्तर से नीचे उतरी और अभी दरवाजे तक वो बढ़ी ही थी कि खिड़की के पास उसे एक साया दिखाई दिया जो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। नेहा का दिल उसे एक तेज चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर दूसरे कमरे से दौड़कर उसके पापा और उसकी मम्मी दोनों के दोनों भाग कर आए और उसे संभाला। नेहा बेहोश हो चुकी थी। उसे पानी के छींटे मारकर होश में लाया गया। वो हैरानी से सबको ऐसे देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे मम्मा, पापा, आप इस वक्त, क्या हुआ? दोनों नेहा के मुंह से ये सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अगले दिन सुबह नेहा की माँ किचन में काम करते करते नेहा के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि उनको नेहा की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी नेहा आई और किचन में से एक गाजर का टुकड़ा उठाकर खाते हुए माँ से बोली, मम्मा, मैं अपनी सहेली काजल के घर जा रही हूँ स्टडी के लिए। शाम तक आ जाऊँगी। हम दोनों को कॉलेज नहीं जा रहे हैं, बल्कि कुछ ज़रूरी नोट्स बनाने हैं, तो उसके घर पढ़ाई करेंगे। और इतना कहते ही वो अपनी माँ के गाल पर चुम्मी देकर मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। उसकी माँ भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में कल की बातों को लेकर चिंता उभर रही थी। दोपहर में काजल अचानक
नेहा के घर आकर घबरा कर बोली। तब नेहा के मम्मी और पापा घर पर ही थे। आंटी आंटी जल्दी चलिए, वो नेहा। उसके मुंह से नेहा का नाम सुनकर दोनों चौंक गए। क्या हुआ नेहा को? दोनों उस लड़की काजल के साथ उसके घर की ओर भागे। बेहोश नेहा को एक पलंग पर लिटाया गया। डॉक्टर को भी फ़ोन कर दिया गया। नेहा के मम्मी पापा जब काजल से पूछना चाह रहे थे कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने बताया नेहा बाथरूम में गई थी। थोड़ी देर बाद जब बाहर निकली तो अचानक से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। डॉक्टर भी जल्दी यहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने चेकअप करके बताया डरने की कोई बात नहीं है, थकान और कमजोरी के कारण वह बेहोश हो गई है। और कुछ दवाई देकर वह वहाँ से चले गए। माँ ने काजल से कहा, आप नेहा की अच्छी दोस्त हैं, क्या आप बता सकती हैं कि आजकल उसके साथ ये सब क्या हो रहा है? क्या वह किसी तनाव या फिर आदि से गुजर रही है? क्योंकि जब से पिकनिक से आई है तब से अजीब व्यवहार कर रही है। कभी तो खूब हंसती बोलती है तो कभी एकदम गुमसुम हो जाती है। काजल ने उनको एक तरफ चलने को कहा। माँ उनके साथ दूसरे कमरे में चली गई। काजल ने कहा, जहाँ तक मैं जानती हूँ आंटी, नेहा को जो कुछ हो रहा है उसका कारण मानसिक तो हरगिज़ नहीं हो सकता। ये कोई दुष्ट आत्मा है जो उसके पीछे पड़ गई है और उसका इलाज कोई पैरानॉर्मल विशेषज्ञ ही कर सकता है। काजल के मुंह से ये सब सुनकर उसकी माँ उसके चेहरे की तरफ देखती रह गई। ये क्या कह रही हो बेटी? मुझे लगा वैसा मैंने आपको बता दिया आंटी। मैंने अंकल के सामने बोलना ठीक नहीं समझा, इसलिए बाथरूम वाली झूठी बात बताई। दरअसल जब हम पढ़ाई कर रहे थे तभी नेहा अचानक मेरी तरफ बढ़ी, अजीब नज़र से घूमने लगी और मुझसे लिपटने लगी, मेरे कपड़े खींचने लगी। उसकी आवाज़ में एक वरदाना स्वर था। वहशी आंखों से वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगी। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया और वो पलंग से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। काजल के मुंह से सारी बातें सुनकर माँ को तो जैसे 1000 चींटियों ने एक साथ खा लिया हो। वो बुरी तरह तनाव में आ गई। कुछ समय बाद नेहा को होश आया। उसे लेकर दोनों वापस घर आए। माँ ने काजल वाली बात अपने पति नवीन को बताई। पति भी सकते में आ गए, क्योंकि काजल भला ऐसा झूठ क्यों बोलेगी। और पति ने ऐसी बातें बहुत देख रखी थी, इसलिए उनको विश्वास हो गया। उन्होंने अपने एक दोस्त मनोज को फ़ोन लगाया और किसी तांत्रिक का पता पूछा, क्योंकि मनोज भूत प्रेतों पर विश्वास करता था और एक बार उसने बताया था कि उसके छोटे भाई को भी इसी तरह की समस्या हुई थी, जैसे आज नेहा के साथ हो रही है। उसने अपने भाई का इलाज किसी तांत्रिक से करवाया था। मनोज ने शाम तक उसका पता और फ़ोन नंबर देने के बाद वादा किया। जब नेहा कुछ सामान्य हुई तब उसके पिता ने बड़े प्यार से उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ था नेहा बेटा? तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? नेहा ने बताया, जब मैं काजल के साथ पढ़ाई कर रही थी तब मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे से कंधे पर हाथ रखा हो। मैं एकदम बहुत डर गई और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा है। उसकी बात सुनकर उसके पिता ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने आप को थोड़ा मजबूत रखना, क्योंकि डर इंसान को कमज़ोर बना देता है। रात का खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में चले गए, मगर पिता को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दोस्त मनोज ने तांत्रिक से बात कर ली थी और कल ही नेहा को वहाँ ले जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तभी सहसा उन्हें आभास हुआ कि उनके कमरे के सामने से कोई गुजरा है और नेहा के कमरे की ओर गया है। अब इस घटना को कुछ ही मिनट गुजरे थे कि उनके कानों में किसी आदमी के हंसने की आवाज़ आ पड़ी। वह जल्दी से उठे और नेहा के कमरे की ओर बढ़े। नेहा के कमरे के दरवाजे से उन्होंने जब अंदर झांका तो उनको कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उनके कदम कमरे के अंदर खींचते हुए चले गए। उन्होंने देखा कि नेहा के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें अंगारों जैसी लाल हैं और वह तकिए को बुरी तरह मसल रही थी, जैसे उस पर अपना गुस्सा उतार रही हो। ये सब देखकर उसके पिता ने उससे पूछा, बेटा बेटा क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों है? मगर अब भी उसने अपने पिता की ओर नहीं देखा। अब नवीन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नेहा
तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब उसने गुस्से से अपने पिता की तरफ नज़र उठाकर देखा। उसके तेवर कुछ ऐसे थे कि उसके पिता कुछ सिहर से उठे। उनको यूं महसूस हुआ कि जैसे नेहा उन्हें पहचानने से इनकार कर रही हो। मैं नेहा नहीं हूं बुड्ढे, ये इसकी मौत हूं। अचानक उसके मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज निकली। सुनकर उसके पिता हक्के बक्के रह गए। होश में आओ नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? नेहा फिर से चीखी। मेरे और इस लड़की के बीच ना ही आ तो बेहतर है, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब नेहा के पापा वहाँ से बाहर निकले और जाकर अपनी पत्नी के पास गए। वो दोनों नेहा के कमरे की तरफ गए, मगर जब वो बाहर गए तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वह अपने कमरे में नहीं थी। घर के सारे कमरों में जाकर वे दोनों नेहा को ढूंढने लगे, पर नेहा कहीं नहीं दिखी। तभी बाहर खुले गलियारों में उनको परछाई सी नजर आई। जब उन्होंने सर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो वह बुरी तरह सहम गए, क्योंकि नेहा छत के किनारे पर खड़ी थी और उसके हाव भाव बदले से लग रहे थे, जैसे वह छत से नीचे कूदने ही वाली है। रुक जाओ नेहा, उसके पिता ने तेज स्वर में चिल्लाया, मगर नेहा ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब नेहा के पिता जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की ओर भागे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने नेहा को पीछे से पकड़कर वापस खींचा। पीछे पीछे माँ भी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर हावी थी, जो उसकी जान लेना चाहती थी। किसी तरह उसे पकड़कर नीचे लाया गया। कुछ देर बाद घुर्राते हुए वो एक और लुढ़क गई। बाकी की रात सभी ने उसके पास बैठकर काटी। उसके पिता ये सोच सोच कर सिरा उठे थे कि अगर आज उसकी नज़र छत पर खड़ी नेहा पर नहीं जाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। अभी वह ऐसा कुछ सोच ही रहे थे कि उसकी नज़र बेहोश नेहा पर गई और वह चौंक पड़े, क्योंकि नेहा का चेहरा काला पड़ चुका था और बेहोशी की हालत में भी उसके मुंह से गुर्राहटें सी निकल रही थी। बाकी की रात सभी ने उसके पास बैठकर काटी। जब राहुल को नेहा की हालत पता चली तो वो मन ही मन नेहा के लिए परेशान हुआ। वो काजल के घर जाकर उससे नेहा का हाल पूछने लगा। काजल ने उसे सारी बात बता दी। राहुल ने उसे नेहा के घर चलने की जिद की। दोनों नेहा के घर को निकल गए। जैसे ही वो दोनों नेहा के घर पहुंचे तो वो लोग उसे लेकर तांत्रिक के पास लेकर जा रहे थे। उसके पापा और मम्मी काफ़ी परेशान दिख रहे थे। राहुल और काजल भी उनके साथ हो गए। जैसे जैसे तांत्रिक का ठिकाना पास आने लगा, नेहा बेहोश हो गई। उसे बेहोशी की हालत में ही तांत्रिक के पास ले जाया गया। तांत्रिक ने उसके हाथ की चीटी उंगली पकड़ी। उंगली पकड़ते ही वो होश में आ गई। उसके होश में आते ही तांत्रिक ने उसके मुंह पे अभिमांत्रित जल छिड़क दिया। ऐसा करते ही नेहा एकदम से उठकर बैठ गई और उस तांत्रिक की ओर कहर बरपाती नजरे से देखने लगी। कौन है तू? चल नाम बता अपना। तांत्रिक ने उसके गुस्से की परवाह किए बिना गरज कर पूछा। जवाब देने के बजाय नेहा के मुंह से मर्दाना आवाज़ फिर से हंसी सुनाई दी। ये देखकर एक और खड़ी हुई उसकी सहेली काजल भी दहल उठी। तभी तांत्रिक ने कुछ राई के दाने काले तिल में मिलाकर उस पर फूंक मारकर उस पर फेंके और फिर पूछा, बोल तू कौन है और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? चिल्लाते हुए नेहा ने कहा, तेरी इतनी औकात नहीं है तुम मुझसे सवाल जवाब कर सके। भाग जा यहाँ से, वरना तुझे पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अपने हौसलों को इतना बड़ा मत समझ, कहीं ऐसा ना हो मैं तुझे नरक की आग में ना झोंक दूँ। कहते ही उसने पास में एक मुट्ठी भभूत उठाकर उसकी तरफ फूंक मारी। नेहा के मुंह पर जाते ही उसने एक झुरझुरी सी ली और वह इधर उधर अपने सर को झटकने लगी। सिर के बाल बिखर गए थे, जिससे वह बड़ी बेहव्य लग रही थी। एकाएक वह रोने लगी। अब की बार उसके गले से जो आवाज़ निकल रही थी वह नेहा की थी। वो रोते हुए बोली, मुझे बचा लो पप्पा, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तांत्रिक ने अब उसकी उंगली छोड़ दी और उस पर वह भभूत उड़ाना भी बंद कर दिया। ठीक उसी पल जैसे बिजली चमकी, नेहा के पैर की जोरदार लात
तांत्रिक की छाती पर पड़ी और वह चीखता हुआ दूर जा गिरा। नेहा के चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी और मुंह में वही मर्दाना ठहाके गूंज रहे थे। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि तांत्रिक के मुंह से खून बह रहा था। वह कर्राते हुए उठा और साफ कह दिया, इस दुष्ट आत्मा को पार कर पाना मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि ये साधारण आत्मा नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। अगर जल्दी ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो इस लड़की पर पूरी तरह हावी हो जाएगी। इससे तो अभी मेरे गुरुजी ही निपटेंगे। उस तांत्रिक ने अपने गुरु भैरवनाथ को फ़ोन लगाया, क्योंकि नेहा को बस में करना उनके गुरु के ही बस का था। कुछ देर बाद भैरवनाथ वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने नेहा को गौर से देखा। नेहा बेहोश पड़ी थी। उन्होंने उसकी आँख खोल के देखी। जैसे ही उन्होंने पलक ऊपर करके उसकी आंखें खोली, नेहा भयंकर तेज स्वर में दहाड़ते हुए उठ बैठी और भैरवनाथ को गुस्से से दांत किटकिटाते हुए देखने लगी। भैरवनाथ ने उसके माथे पर एक तिलक खींच दिया और गरजे, पता कौन है तू और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? साले, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ जो तेरे इशारे पर बकने लगूँ। नेहा ने उसे देखते ही दांत किटकिटाते चालू कर दिए। अच्छा तो तू नहीं मानेगा। जय महाकाल, भस्म कर दे चंडाल। भैरवनाथ ने महाकाल की भस्म उसके माथे पर लगा दी। नेहा बुरी तरह दर्द से तड़प उठी। इस भस्म को हटाओ, मेरा शरीर जल रहा है, मैं सब बताता हूँ। ठीक है तो फिर बकना चालू कर। नेहा के शरीर पर हावी हुआ उस आत्मा ने अपनी मर्दाना आवाज़ में बताना शुरू किया, मेरा नाम विशाल है और मैं अपनी प्रेमिका शालिनी से बेहद प्यार करता था। बहुत प्यार करता था मैं उससे, पर उसने कभी मेरे प्यार की कदर नहीं की। मैंने उसके पीछे कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी और वो वहाँ से भाग गई। तो तू इसके पीछे क्यों पड़ा है? ये तो रश्मि नहीं है ना? ये मुझे शालिनी जैसी खूबसूरत लगी थी, इसलिए मेरा दिल आ गया था इस पर। बरसों से सोई तमन्ना जगा दी इसने। ये कहते हुए वो अपने सीने को तेज तेज ठोकने लगा। फालतू बकवास मत कर, भैरवनाथ गजरे। मैंने इसे कभी छत से गिराकर मारने की कोशिश की, मगर इसके खूसट बाप ने बीच में आकर इसकी जान बचा ली। लेकिन कब तक बचेगी ये मुझसे? इसे तो अब मरना ही होगा। नेहा एकदम सफ़ेद आग निकालते हुए गर्दन को अजीब तरह से घुमाते हुए कुटिलता से मुस्काई। तेरे जैसी पता नहीं कितनी आत्माएं महाकाल के सामने दया की भीख मांगती नजर आती हैं। महाकाल तो कालों के काल हैं, भूतों के देव हैं। तुझे उन्हीं के पास भेज देता हूँ। ये कहकर भैरवनाथ ने पोटली में से एक और राख जैसी वस्तु निकाली और मंत्र पढ़ते हुए नेहा के माथे के बीचों बीच लगा दी। वह फिर से चीखी चिल्लाने लगी, बालों को इधर उधर झटकने लगी, पर बस में नहीं आ रही थी। तभी भैरवनाथ ने बोला, ये इतनी आसानी से बस में नहीं आने वाला। भगवान महाकाल का त्रिशूल लेकर आने से ये आत्मा भागेगी। अब त्रिशूल कहाँ से लाएं? उसके पिता ने विचित्र होते हुए बोला, शिव जी की सारी शक्तियाँ उनके त्रिशूल में निहित होती हैं। एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जिसके ऊपर कोई मंदिर की छत ना हो, खुले में हो, वहाँ से त्रिशूल लेकर आओ, जिससे मुक्त हो जाएगी। काजल बोली, मैं जानती हूँ ऐसा मंदिर जो खुले में है, वहाँ से त्रिशूल ला सकते हैं। मैं और राहुल जाएंगे, जल्दी जाओ। थोड़ी देर बाद वे त्रिशूल लेकर हाजिर थे। भैरवनाथ ने त्रिशूल लेकर उसे प्रणाम किया, फिर नेहा के माथे पर रखकर सबसे बोला, आप सभी ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहें। सारा वातावरण ओम नमः शिवाय से गूंज उठा। अचानक से नेहा आंखें फाड़कर उठ खड़ी हुई और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि ओम नमः शिवाय की ध्वनि उसके कानों में ना पड़े, पर वो फिर भी इस मंत्र के जाप से स्वयं को बचा ना सकी। नेहा झटके से हिली और फिर एक तरफ गिर गई। भैरवनाथ ने कहा, इसे सता रही शैतानी आत्मा का कब्जा अब इसके शरीर पर से हट चुका है। अब ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बाद ही उठ जाएगी। भैरवनाथ की इस बात से सभी के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। उसके पिता ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया और भैरवनाथ के चरण छुए। सभी ने उनके चरण छुए।
और सभी खुश हो गए।